हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। कोरोना के खिलाफ जंग में एक और अहम फैसला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक के लिए हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई से किया करार। मिशन कोविड सुरक्षा के तहत सरकार की सहायता से स्वदेशी वैक्सीन का होगा उत्पादन, टीकाकरण को मिलेगी रफ्तार। पटना एम्स में बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके का क्लिनिकल ट्रायल आज से शुरू। एम्स दिल्ली में भी ट्रायल की जल्द होगी शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में 9 ऑक्सीजन संयंत्रों का किया लोकार्पण। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना से लड़ने में मिली बड़ी सफलता। भारत में सबसे तेज गति से हो रहा है टीकाकरण। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद कई राज्य सरकारों ने भी परीक्षाएं की रद्द। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गोवा ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का किया ऐलान। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण किया जारी। देश के समग्र एसडीजी स्कोर में 6 अंकों का सुधार। 2019 में 60 से बढ़कर 2020-21 में 66 तक पहुंचा। और इजराइल में विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को नई सरकार बनाने की दी सूचना। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के 12 साल के शासन को समाप्त करने के लिए विपक्षी दलों का गठबंधन एकजुट। और खेल खबर में इंग्लैंड में होने वाली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम का न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला। इंग्लैंड दौरे में भारतीय टीम मेजबान के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज। भारतीय कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री ने भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन की जताई उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं ममता चोपड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक आरक्षित करने के लिए हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है। इन वैक्सीन की खुराकों का निर्माण और भंडारण अगस्त से दिसंबर के बीच बायोलॉजिकल ई कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान भी करना सुनिश्चित किया है। पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में आशाजनक परिणाम के बाद बायोलॉजिकल ई का कोविड-19 वैक्सीन
वर्तमान में तीसरे चरण के परीक्षण से गुजर रही है। और वहीं पटना स्थित एम्स में बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है और अब तक 3 बच्चों पर इसका परीक्षण किया जा चुका है। पटना एम्स में 12 वर्ष से 17 वर्ष की उम्र तक के बच्चों पर यह परीक्षण मंगलवार से शुरू किया गया। इंजेक्शन लगाए जाने के बाद ये तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। अगले 1 महीने में 525 बच्चों पर इस तरह का परीक्षण किया जाना है, जिनमें से करीब 100 बच्चे यानी वॉलंटियर्स ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। इनकी स्क्रीनिंग के बाद चयनित 3 बच्चों पर ट्रायल किया गया। वहीं एम्स दिल्ली में भी बच्चों पर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सोमवार से शुरू हो सकता है। और इस बीच देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 1,34,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,11,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 92.79% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 17,13,000 से ज्यादा है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 2,877 लोगों की मौत हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 7.66% और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.21% है, जो लगातार 10 दिन से 10% से कम ही बना हुआ है। देश में लगातार 21वें दिन नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या भी ज्यादा है। कोविड के समय एक ऐसा समय है जब देश भर में विभिन्न वर्गों, विभिन्न उम्र के लोगों को भी सहायता की जरूरत पड़ रही है। सरकार लगातार ऐसे हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है जिससे लोग इन हेल्पलाइंस के जरिए अगर जरूरत पड़े तो सहायता ले सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इन्हें लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज एक बार फिर सभी मीडिया हाउसेस से भी इस बात को लेकर अनुरोध किया है कि इन हेल्पलाइन नंबर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि मुश्किल में पड़ा हर नागरिक उन तक सरकार सहायता पहुंचा सके। एक बार इन हेल्पलाइन नंबर्स को हम भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कोविड को लेकर जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है वो है 1075 और बच्चे, कोई भी बच्चा किसी भी मुसीबत में है तो उसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। 14567 वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है जो इन राज्यों में अभी कार्यशील है। वहीं अगर आपको मनोवैज्ञानिक सहयोग चाहिए तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर 8046110007 है। कोई भी सहायता चाहिए हो तो मनोवैज्ञानिक तौर पर आप इस हेल्पलाइन नंबर को डायल कर निमहांस की तरफ से ये सहायता दी जा रही है, आप ये सहायता ले सकते हैं। वहीं अगर आयुष संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप 14443 इस कोविड पर आयुष हेल्पलाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। माईगव ने भी व्हाट्सएप पर एक हेल्प डेस्क का नंबर दिया है 9013151515। ये माईगव प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। कोई मुश्किल है, कोविड को लेकर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनमें से जो बुजुर्गों के लिए और खासतौर पे बच्चों के लिए जो नंबर दिए गए हैं, ध्यान रहे कि इन नंबर्स को आपको वरिष्ठ नागरिक या बच्चों को लेकर जिस कोई भी मुश्किल में है, किसी भी तरह की मुश्किल है, तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। मुश्किल के समय नागरिकों के साथ है केंद्र सरकार। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में 9 ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण किया। गुजरात के अहमदाबाद, जामनगर, मेहसाणा, द्वारका सहित 9 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन किया गया। इन ऑक्सीजन प्लांट्स का वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त उपक्रम से उद्घाटन किया गया और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार के साथ 135 करोड़ देशवासियों ने मिलकर लड़ी है। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के चलते ये लड़ाई आज इस मुकाम पर पहुंची है। इस विपदा के समय में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों ने, डॉक्टर, नर्सिस और स्वयंसेवी संस्थाओं ने स्वयं से जिस प्रकार से अपने आप को अपना हित भूलकर समाज के लिए, दर्दियों के लिए, गरीबों के लिए काम किया है, वो मैं सभी को साधुवाद देना चाहता हूं और उन्हीं के कारण ये लड़ाई इस मुकाम पर पहुंची है। और वहीं गृह मंत्री ने कहा कि दूसरी लहर में सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की थी। ऑक्सीजन की मांग लगभग 10 गुना बढ़ गई। पीएम मोदी के नेतृत्व में और सबके सहयोग से ही इसके लिए व्यवस्थाएं बन सकी।
इस बार जब दूसरी लहर आई तब सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की थी। आमतौर पर भारत में 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए होता था हर रोज, और उसकी रिक्वायरमेंट बढ़कर लगभग 10,000 मैट्रिक टन तक पहुंची। 10 गुना रिक्वायरमेंट बढ़ जाने के बाद उसको 1 महीने के अंदर पहुंच पाना एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, मगर मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने और सभी राज्य सरकार इस चैलेंज को स्वीकार किया और इसके खिलाफ हमने लड़ना शुरू किया। देश भर के अंदर जहां जहां ऑक्सीजन प्लांट थे, सारे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को बंद कर उसको मेडिकल ऑक्सीजन की ओर डाइवर्ट किया गया। देश भर में जहां जहां मेडिकल प्लांट थे वहां तक रेलवे को पहुंचाने का प्रयास शुरू हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार के कोविड के कुप्रबंधन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो या मृतकों का आंकड़ा, दिल्ली सरकार ने हर जगह गड़बड़ी की है। उन्होंने दिल्ली के सीएम केजरीवाल से श्वेत पत्र जारी कर सवालों के जवाब देने को कहा। हम एक जेन्युइन रिक्वेस्ट करते हैं अकाउंटेबिलिटी के आधार पर कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक श्वेत पत्र, एक व्हाइट पेपर जारी करे जिन सवालों को हम उठाने वाले हैं। पहला सवाल कि क्या आपने फर्ज आंकड़े, क्या आपने झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जहां तक कि मृतकों की संख्या है, नंबर 1। नंबर 2, क्या कारण रहा, क्या कारण रहा अगर समग्रता में और एक लार्जर कैनवस में देखा जाए कि देश का सर्वाधिक केस फैटेलिटी रेशियो दिल्ली में रहा है। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार को घेरते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की होम डिलीवरी कराई जाएगी, लेकिन आज वो शराब की होम डिलीवरी करा रहे हैं। दवा और ऑक्सीजन की होम डिलीवरी में वो सफल नहीं रहे। बार बार अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं, हम प्रोटेक्शन देंगे दिल्ली को, किंतु अगर ये आंकड़े जो आज आपके सामने हम रख रहे हैं, इन आंकड़ों को आज अगर हम जांचेंगे तो जनता का तो आत्मविश्वास आपके ऊपर है नहीं। पीपल वुड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑन यू, बिकॉज आप तो सेकेंड वेव से पहले भी कह रहे थे हम सारी तैयारी कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, होम डिलीवरी ऑक्सीजन का करेंगे। अरविंद जी, आप तो होम डिलीवरी ऑक्सीजन का करना चाहते थे, मगर एक्चुअली मुझे कष्ट लग रहा है कहते हुए, होम डिलीवरी आज अल्कोहल अर्थात शराब का कर रहे हैं। शराब के होम डिलीवरी में आप सक्सेसफुल रहे, किंतु ऑक्सीजन के होम डिलीवरी में, कंसंट्रेटर्स के होम डिलीवरी में, दवाइयों की होम डिलीवरी में आप सक्सेसफुल नहीं रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। 63.8 एकड़ के विशाल परिसर में फैले इस मेगा फूड पार्क में अत्याधुनिक तकनीकों के साथ आसपास के क्षेत्र में किसानों को सशक्त बनाने और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आजीविका को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे लगभग 5,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और लगभग 25,000 किसानों को इससे लाभ होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गोपीनाथ मुंडे को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गोपीनाथ मुंडे ने गरीब और किसान की आवाज बनकर उनकी सेवा की। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उनका जीवन बलिदान और साहस की कहानी है, हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुंडे जी के बारे में बात करें तो जमीन से जुड़े अपार जनसमर्थन के धनी और गरीब, किसान, दलित पिछड़ों के राष्ट्रीय फलक पर आवाज बने श्रद्धेय गोपीनाथ मुंडे जी का जीवन संघर्ष और साहस का अद्भुत मिश्रण रहा है। हम जानते हैं कि जनजातीय समाज, अनुसूचित जातियों और किसानों के समान रूप से गोपीनाथ मुंडे जी लोकप्रिय थे। वे राजनेता होने के साथ साथ एक किसान भी थे। वे सच्चे मायनों में बहुजन समाज के नेता थे। केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई की परीक्षा रद्द करने के बाद विभिन्न राज्यों की सरकारों ने भी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और गोवा में भी बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है।
गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने ट्वीट कर बोर्ड परीक्षा के स्थगित होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, व्यापक विचार विमर्श के बाद कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। हमारे छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच चिंता को खत्म करने में भी मदद मिलेगी। और वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर बताया, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए छात्र हित में राजस्थान मंत्री परिषद की बैठक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया। मार्किंग के संबंध में जल्द फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इस बात की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। और सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा स्थगित करने के फैसले का शिक्षकों और अभिभावकों ने भी स्वागत किया है। मुश्किल के इस दौर में सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए शिक्षकों और अभिभावकों ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। अभिभावकों के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। छात्रों के लिए ये एक मुश्किल वर्ष रहा। बड़े होने की खुशियां आंशिक रूप से छिन गई। उन्हें अपने घरों में बंद रहना पड़ा। दोस्तों के साथ बिताने के लिए भी कम समय मिला। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को स्थगित करना वर्तमान समय में सबसे अच्छा और सबसे अधिक छात्र हितैषी निर्णय था। एक शिक्षक के ट्वीट का जवाब देते हुए पीएम ने कोविड काल में शिक्षक समुदाय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में शिक्षक समुदाय ने उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। मैं छात्रों का समर्थन करने के लिए और शिक्षा यात्रा को नए सामान्य के तहत जारी रखने के लिए सभी शिक्षकों की सराहना करता हूं। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा निरस्त करने पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी ट्वीट कर कहा कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था में लगभग 33 करोड़ विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनका उज्जवल भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श और परामर्श के पश्चात ही उचित निर्णय लेना मोदी सरकार की निर्णय प्रक्रिया की विशेषता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कक्षा 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय भी इसी प्रक्रिया के तहत लिया गया। उन्होंने आगे ट्वीट कर लिखा कि इस निर्णय तक पहुंचने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों, शिक्षाविदों, विद्यालय संचालकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से भी लंबा परामर्श किया गया। ये सभी हितधारकों से परीक्षा के लिए किया गया विश्व का सबसे बड़ा विमर्श है। उसके पश्चात ही विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और भविष्य को देखते हुए ही आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए इस दूरदर्शी निर्णय हेतु आभार। रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं के लिए सीट आरक्षित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इससे इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में छात्राओं की संख्या बढ़ेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि इस फैसले से लड़कियों को उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए अधिक प्रेरित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है। एडी सिंह पर इफ्को से जुड़े एक फर्टिलाइजर घोटाले में शामिल होने का आरोप है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पीएमएलए कानून के तहत सांसद को गिरफ्तार किया गया। बीते महीने सीबीआई ने फर्टिलाइजर घोटाले को लेकर एक केस दर्ज किया था। राजस्थान फ्रंटियर के बीकानेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खाजूवाला क्षेत्र में बीएसएफ के 127 बटालियन के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने पाकिस्तान की सीमा से पाइप द्वारा भारतीय सीमा में फेंकी गई 54 पैकेट हेरोइन बरामद की है। सीमा पार से तस्करी की इस कोशिश के दौरान सीमा पर जबरदस्त आंधी तूफान और बरसात हो रही थी और इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान से आए 2 तस्कर वापस पाकिस्तान की सीमा में भागने में सफल हो गए। पीएनबी घोटाले में आरोपी भगोड़ा मेहुल चौकसी के मामले में डोमिनिका की कोर्ट ने फैसला 1 दिन के लिए टाल दिया है। स्थानीय अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। बुधवार को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जूम ऐप के जरिए की गई, जिसमें मेहुल चौकसी भी शामिल हुआ। सुनवाई के दौरान डोमिनिका सरकार ने कोर्ट में कहा कि मेहुल चौकसी की याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है।
डोमिनिका सरकार ने कहा कि चौकसी को भारत को सौंपा जाए। अब इस मामले में आज फैसला आने की उम्मीद है। मेहुल चौकसी को 23 मई को डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था और अब वो वहां जेल में बंद है। कश्मीर के अपने दूसरे दौरे के दिन थल सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सैनिकों के साथ भी बातचीत की और उनके उच्च मनोबल और परिचालन तैयारियों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच दशकों से अविश्वास का माहौल रहा है और ये स्थिति रातों रात नहीं बदल सकती। Terror infrastructure which is there on the other side of the LC, the terrorist camps, the terrorists, that continues. And therefore there can be no slackening as far as we are concerned in our levels of preparedness or alertness. साथ ही थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सेना हर संभव प्रयास कर रही है। सेना अस्पतालों का निर्माण और ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कर रही है। COVID is another kind of a war, and it's another kind of a war that the entire country is fighting, and I don't think there's any single family which has not been affected by COVID. And therefore it is our responsibility as the armed forces of the nation in this hour of need to do whatever we can for the help of our citizens. After all, if we are there for y'all, for the people of the country. We have helped the local administration in setting up additional beds, in repairing their oxygen plants, in providing oxygen cylinders, to the extent that we have even pulled out our medical staff, our doctors from less affected areas and deployed them in the more high pressure stations and areas where there were more COVID cases. और अब खबर खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट टीम 18 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ेगी। इंग्लैंड रवाना होने से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री ने कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टीम के लिए खास मायने रखती है। रवि शास्त्री ने यह भी कहा कि फाइनल में एक मैच के फॉर्मेट से वो सहमत नहीं है, इसे बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी।
खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।